नमस्कार। आज हम हैरी पॉटर सीरीज की 5वीं किताब ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतरेंगे। हाँ, वही किताब जिसे ज्यादातर लोग ऐसे याद रखते हैं कि इसमें हैरी पॉटर बस गुस्से में रहता है, चिल्लाता रहता है। हाँ, वो चिल्लाता तो है, इसमें कोई शक नहीं, काफी चिल्लाता है। लेकिन उस गुस्से के पीछे ना कहानी की सबसे क्या कहते हैं पॉलिटिकली चार्ज्ड, साइकोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स और मेरे ख्याल से लिखने के लिहाज से सबसे डेयरिंग कहानी छुपी है। बिल्कुल, ये सिर्फ फैंटास्टी एडवेंचर नहीं रह जाती, ये तो एक तरह का पॉलिटिकल थ्रिलर बन जाती है। सरकारी प्रोपेगेंडा, सच को दबाने की कोशिशें, ब्यूरोक्रेसी का आतंक और इन सब के बीच एक टीनेजर के ट्रॉमा का बोझ। सही कहा। हम देखेंगे कि कैसे जादू मंत्रालय सच के खिलाफ जैसे जंग छेड़ देता है। डोलोरेस अम्ब्रिज का वो भयानक चेहरा, क्यों डंबलडोर की आर्मी बनाना जरूरी हो गया था, और कैसे कहानी का अंत हैरी और पूरी जादुई दुनिया को हमेशा के लिए बदल देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये किताब सीरीज में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मतलब बचपन वाले एडवेंचर से हटकर कहानी अब युद्ध की असलियत, पावर का गलत इस्तेमाल और अडल्ट वर्ल्ड की जो कॉम्प्लेक्स नैतिकता होती है उस तरफ मुड़ जाती है। और किरदारों का मनोविज्ञान वो भी खुलकर सामने आता है। बिल्कुल, ट्रॉमा, डर, उनके अंदर के झगड़े, ये सब कहानी को एक अलग ही गहराई देते हैं। तो कहानी की शुरुआत, हैरी प्रिवेट ड्राइव में फंसा है, अकेला है, जानकारी के लिए तरस रहा है। हाँ, उसे पता है कि वोल्डेमॉर्ट लौट आया है, लेकिन बाहर की दुनिया, खासकर मंत्रालय, मानने को तैयार ही नहीं। और ये सिर्फ अकेलापन नहीं है, ये पिछले साल जो हुआ, सेड्रिक की मौत, वोल्डेमॉर्ट की वापसी, उस ट्रॉमा का असर भी है। वो सबसे कटा हुआ महसूस कर रहा है। और तभी बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से प्रिवेट ड्राइव जैसी सेफ मगलू जगह पर डिमेंटर्स का हमला। ये कहानी कहने का कितना जबरदस्त तरीका है। हाँ, मतलब सुरक्षा का जो भ्रम था वो टूट गया और इसने मंत्रालय को एक्शन लेने पे मजबूर कर दिया, भले ही वो एक्शन गलत दिशा में था। और यही हमें पता चलता है मिसेस फिक के बारे में। हाँ, कि वो स्क्विब हैं और ऑर्डर की मेंबर भी। सही। ये भी दिखाता है कि दुनिया उतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है जितना हैरी सोचता था। फिर उसे ग्रिमोल्ड प्लेस ले जाया जाता है, ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स का हेडक्वार्टर। लेकिन वहां भी वो अकेलापन, वो एहसास कि उसे चीजों से दूर रखा जा रहा है। हाँ, खासकर डंबलडोर की तरफ से उसे कोई जानकारी नहीं मिल रही। और वो घर, ग्रिमोल्ड प्लेस, वो खुद एक कैरेक्टर जैसा है, सीलन भरा, अंधेरा, राजों से लदा हुआ। वो ब्लैक फैमिली टेपेस्ट्री दीवार पर, कैसे परिवार ने उन लोगों को नोच कर फेंक दिया जिन्होंने खून की शुद्धता को नहीं माना। हाँ, वो जादूगर दुनिया के अंदर के गहरे पूर्वाग्रहों का प्रतीक है। और क्रीचर, वो हाउस एल्फ, क्रीचर, वो अपने पुराने मालिकों के विचारों को ही तो रटता रहता है। वो नस्लवाद और गुलामी की मानसिकता का जिंदा सबूत है जो जादूगर समाज में भी है। सीरीज की अपनी कहानी भी तो उसी घर से जुड़ी है। बिल्कुल। और फिर आता है हैरी का मुकदमा, मंत्रालय में सुनवाई। ये कहीं से भी न्याय जैसा तो नहीं लगता। न्याय कहाँ, ये तो सरासर राजनीति थी, एक शो ट्रायल। कॉर्नेलियस फज के लिए वोल्डेमॉर्ट की वापसी मानना मतलब अपनी कुर्सी गंवाना। तो जो भी सच बोल रहा है, यानी हैरी, वो फज के लिए खतरा बन गया। बिल्कुल, मकसद था हैरी को झूठा साबित करना, बदनाम करना, ताकि कोई उसकी बात माने ही नहीं। वो विजेंगमॉर्ट का सेटअप, वो ऊंचा मंच, जज, सब जैसे ताकत का दिखावा था, सच का नहीं। फज का डर साफ दिखता है, अपनी सत्ता बचाने की छटपटाहट। हाँ, और जब लगता है कि अब हैरी गया, तभी डंबलडोर की एंट्री होती है, एकदम नाटकीय अंदाज में। उनका वहां आना और हैरी को डिफेंड करना, वो सिर्फ हैरी को बचाना नहीं था, वो मंत्रालय और फज को सीधी चुनौती थी, ताकत का पहला बड़ा प्रदर्शन। खैर, मुकदमे से बरी होकर हैरी हॉगवर्ट्स पहुंचता है, लेकिन मुसीबतें खत्म नहीं होती। इस बार गुलाबी कपड़ों में डोलोरेस अम्ब्रिज। उफ, अम्ब्रिज मुझे लगता है पूरी सीरीज की सबसे ज्यादा नफरत पाने वाली कैरेक्टर हैं वो। हाँ, वोल्डेमॉर्ट तो एक महान पौराणिक बुराई है, पर अम्ब्रिज वो कुछ और ही है। आपने सही कहा, वो असल दुनिया की बुराई है, जिसे हन्ना एरेंट ने कहा था, बुराई की साधारणता। वो कोई डेविल नहीं, बल्कि एक मुस्कुराती हुई, नियमों में बंधी ब्यूरोक्रेट है। उसकी क्रूरता नियमों और मीठी जबान में छिपी होती है। हाँ, और उसकी बुराई बिखरी हुई नहीं, बल्कि बहुत व्यवस्थित है। उसका मंत्र है, आजादी से ज्यादा जरूरी है व्यवस्था, कंट्रोल, खासकर एजुकेशन पर। और उसके वो शैक्षिक फरमान, एजुकेशनल डिक्रीज, जैसे धीरे धीरे हॉगवर्ट्स पर कब्जा कर रही हो। एक एक करके नए नियम,
स्टूडेंट्स ग्रुप नहीं बना सकते, लड़के लड़कियां ज्यादा पास नहीं आ सकते, और सबसे खतरनाक, डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसे ऐसे समझ सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी प्लस सरकारी प्रोपेगेंडा माइनस सच्चाई इज इक्वल टू अमृज का राज। बिल्कुल। मंत्रालय डेली प्रॉफिट के जरिए यही तो फैला रहा है कि सब ठीक है, वोल्डेमॉर्ट वापस नहीं आया, हैरी झूठा है, और अमृज इसी झूठ को स्कूल में लागू कर रही है। और जो विरोध करे उसके लिए वो ब्लैक क्विल, वो जादुई कलम जिससे लिखो तो खून से हाथ पर कट जाता है। ये सजा नहीं, ये टॉर्चर है, अनुशासन के नाम पर सरकारी टॉर्चर। ये दिखाता है कि कैसे नियम कानून ही जुल्म का हथियार बन जाते हैं। लेकिन जहाँ दमन होता है वहीं विद्रोह भी होता है, और यहाँ विद्रोह का नाम है डम्बलडोर की आर्मी, DA। ये सिर्फ एक स्टडी ग्रुप नहीं था, ये किताब का दिल है, उसका आइडियोलॉजिकल सेंटर। हाँ, ये वो पीढ़ी है जो तब लड़ने का फैसला करती है जब बड़े, खासकर मंत्रालय, उन्हें निराश कर देते हैं। और दिलचस्प बात ये है कि यहाँ हैरी पहली बार टीचर और लीडर बनता है। वो सिर्फ विक्टिम नहीं रहता, वो एक्टिव एजेंट बन जाता है। और वो जगह जहाँ वो मिलते हैं, रूम ऑफ रिक्वायरमेंट, जरूरत का कमरा। कमाल का सिंबल है, एक कमरा जो तभी आता है जब जरूरत हो, और वैसा ही बन जाता है जैसी जरूरत हो। हाँ, अप्रत्याशित जगहों पर पनपने वाली उम्मीद और प्रतिरोध का प्रतीक। और ग्रुप का नाम डम्बलडोर की आर्मी रखना, ये अपने आप में मंत्रालय को सीधी चुनौती थी। बिल्कुल, ये बच्चे साफ कह रहे थे कि वो किसके साथ हैं। पर अमृज भी कहाँ चुप बैठने वाली थी, उसने अपना इंक्विजिटोरियल स्क्वाड बनाया। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप, ज्यादातर स्लिदरिन के, जैसे मैल्फॉय, जिन्हें वो दूसरों पर नजर रखने और सजा देने का अधिकार देती है। स्कूल में डर और जासूसी का माहौल बन गया था। लेकिन इसी में हमें दूसरे तरह का रेजिस्टेंस भी दिखता है। प्रोफेसर मैकगोनागल को देखिए। हाँ, वो अमृज के सामने झुकती नहीं, शांत रहकर नियमों ने ही उसका मजाक उड़ाती हैं या उसे अनदेखा करती हैं। उनकी अमृत से नोक-झोंक कमाल की है। और फिर फ्रेड और जॉर्ज वीसली का स्कूल छोड़ना, ओह, वो तो शानदार था। वो सिर्फ भागे नहीं, पूरे स्कूल में आतिशबाजी, दलदल, अम्ब्रिज का मजाक उड़ाते हुए विदा ली। वो एक मजेदार अराजक विद्रोह था जिसने बाकी स्टूडेंट्स को हिम्मत दी। तो एक तरफ स्कूल में ये सब चल रहा था, पर हैरी के लिए एक और लड़ाई उसके अपने दिमाग में चल रही थी। हाँ, वोल्डेमॉर्ट के साथ उसका वो मेंटल कनेक्शन, जो पहले कभी कभी कुछ दिखा देता था, अब वो एक भयानक कमजोरी बन गया था। वोल्डेमॉर्ट उसके दिमाग में घुस सकता था, झूठी तस्वीरें दिखा सकता था। और इसका हल क्या था? ऑक्यूमेंसी, दिमाग को बाहरी घुसपैठ से बचाने की कला, एक तरह की मेंटल शील्ड। और सिखाने वाला कौन? प्रोफेसर सेवेरस स्नेप। शायद वो आखिरी इंसान जिसके सामने हैरी कमजोर दिखना चाहता। ये डम्बलडोर का बहुत बड़ा रिस्क है ना? स्नेप और हैरी की नफरत तो सब जानते हैं। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। शायद उन्हें लगा कि स्नेप की सख्ती ही हैरी को अनुशासन सिखाएगी, या कोई और वजह। खैर, ये रिश्ता शुरू से ही खराब था। और ऑक्यूमेंसी सिर्फ विचारों को रोकना नहीं है, ये अपनी भावनाओं पर काबू पाना भी है। और हैरी इस वक्त भावनाओं के तूफान से गुजर रहा है। गुस्सा, दुख, अकेलापन, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और यही चीज उसे वोल्डेमॉर्ट के लिए और वल्नरेबल बना रही थी। और इन्हीं सेशंस के दौरान होता है वो सीन, स्नेप की सबसे बुरी याद। हाँ, जब हैरी गुस्से में स्नेप पर लेगलेमेन से यूज कर देता है और स्नेप की एक पुरानी याद में पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि उसके पिता जेम्स पॉटर, जिसे वो हीरो मानता था, स्कूल में स्नेप को बुरी तरह बुली कर रहे थे। ये हैरी के लिए बहुत बड़ा शौक था। उसकी पूरी दुनिया हिल गई। अब तक चीजें सीधी थी, अच्छे लोग, बुरे लोग, पापा अच्छे, स्नेप बुरा। लेकिन ये याद दिखाती है कि सच्चाई इतनी सिंपल नहीं है। हाँ, कि अच्छे लोग भी क्रूर हो सकते हैं, और जिन्हें हम बुरा समझते हैं उनके साथ भी अन्याय हुआ हो सकता है। ये गुड वर्सेस इविल की कहानी को और कॉम्प्लेक्स और इंसानी बना देता है। और इसी दौरान डम्बलडोर हैरी से लगातार दूरी बनाए रखते हैं, नजरें नहीं मिलाते, बात नहीं करते। हमें बाद में पता चलता है कि क्यों। उन्हें डर था कि अगर वो हैरी के करीब आए तो वोल्डेमॉर्ट हैरी के दिमाग से डम्बलडोर के विचार पढ़ लेगा। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था, पर इसकी इमोशनल कीमत बहुत ज्यादा थी, खासकर हैरी के लिए। वो पहले ही अकेला था, और डम्बलडोर की ये दूरी उसे और ज्यादा अलग थलग कर देती है। उसे लगता है जैसे सबने उसे छोड़ दिया है। इस बीच कहानी में और भी बहुत कुछ चल रहा है। हैग्रिड और मैडम मैक्सिम का जाइंट्स के पास जाना, हाँ, उन्हें वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ लाने की कोशिश जो फेल हो जाती है, और ग्रॉप का इंट्रोडक्शन, हैग्रिड का जाइंट सौतेला भाई। ये सब उस बड़ी भविष्यवाणी के साए में हो रहा है जिसका जिक्र बार बार आता है।
हैरी को सपने आ रहे हैं कि वोल्डेमॉर्ट डिपार्टमेंट ऑफ मिस्ट्रीज में घुसने की कोशिश कर रहा है, कोई हथियार ढूंढ रहा है। और वोल्डेमॉर्ट इसी सपने का इस्तेमाल करता है जाल बिछाने के लिए। वो हैरी के दिमाग में एक झूठा सपना डालता है कि सीरियस ब्लैक डिपार्टमेंट ऑफ मिस्ट्रीज में बंदी है, उसे टॉर्चर किया जा रहा है। डंबलडोर की चुप्पी और हैरी का अपना गुस्सा और डर, वो जाल में फंस जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ मिस्ट्रीज, वो जगह ही अजीब है। दिमागों वाला टैंक, टाइम टर्नर्स, ग्रहों के मॉडल्स और वो अजीब सा पत्थर का आर्च, द वेल। रहस्य, ज्ञान और शायद मौत का प्रतीक। हैरी अपने दोस्तों रॉन, हर्माइनी, जीनी, नेविल और लूना को लेकर थिस्ट्रैल पर बैठकर लंदन पहुंच जाता है सीरियस को बचाने। लेकिन वहां सीरियस नहीं, डेथ हीटर्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं। 6 बच्चे बनाम 12 अनुभवी डेथ हीटर्स। वो लड़ाई कमाल लिखी गई है। एक तरफ बच्चों का सीखा हुआ जादू दिखता है, डीए में जो सीखा। हाँ, वो वाकई लड़ते हैं, लेकिन उनकी अनुभवहीनता भी दिखती है। असली खतरा, खासकर नेविल, वो उन डेथ ईटर्स से लड़ रहा है जिन्होंने उसके पेरेंट्स को टॉर्चर किया था। उसकी बहादुरी गजब की है। हर्माइनी की बुद्धि, लूना की वो अजीब सी शांति। फिर ऑर्डर के लोग पहुंचते हैं मदद के लिए। सीरियस, ल्यूपिन, मूडी, टोंग्स, किंग्सले। लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी सीरियस ब्लैक मर जाता है। और वो मौत इतनी अचानक, इतनी साधारण। कोई बड़ा हीरोइक मोमेंट नहीं। बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज एक मंत्र मारती है और वो लड़खड़ा कर उस पर्दे द वेल के पीछे गिर जाता है, गायब। ये इतना तेज और क्रूर है, यकीन करना मुश्किल। मौत की असलियत दिखाता है, वो अक्सर बस हो जाती है। हैरी का रिएक्शन वो तोड़ देने वाला है। दुख और गुस्से की वो चीख। उसने अपना गॉडफादर खो दिया, परिवार का आखिरी सदस्य जिससे वो जुड़ा था। वो बेलेट्रिक्स के पीछे भागता है। और उस पर्दे का रहस्य वो अनसुलझा ही रहता है। क्या वो मौत का दरवाजा है? और सीरियस की मौत के ठीक बाद जब हैरी उस हाल में है, वोल्डेमॉर्ट खुद वहां आ जाता है और फिर डंबलडोर भी। और अब होता है वो मुकाबला जिसका सबको इंतजार था, डंबलडोर वर्सेस वोल्डेमॉर्ट। पूरी सीरीज में अकेली बार जब हम इन दोनों को अपनी पूरी ताकत से लड़ते देखते हैं। और ये सिर्फ मंत्रों की लड़ाई नहीं है, ये 2 फिलॉसफी की लड़ाई है। डंबलडोर का जादू ज्यादातर डिफेंसिव, कंट्रोल्ड है। पानी को ढाल बनाना, मूर्तियों को जिंदा करना, ये और भयानक भी। लड़ाई के अंत में जब वोल्डेमॉर्ट को लगता है वो जीत नहीं पाएगा, तो वो हैरी के शरीर पर कब्जा कर लेता है, डंबलडोर को दुविधा में डालने के लिए। लेकिन हैरी के अंदर जो दुख और सीरियस के लिए प्यार उमड़ता है, वो एक ऐसी ताकत है जिसे वोल्डेमॉर्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। वही तीव्र भावना वोल्डेमॉर्ट को बाहर निकाल फेंकती है। और ठीक उसी पल जब वोल्डेमॉर्ट सबके सामने खड़ा है, मंत्रालय के लोग फज के साथ वहां पहुंच जाते हैं। वो अपनी आंखों से देख लेते हैं, अब इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। फज की पूरी दुनिया जो इनकार पर टिकी थी, ढह जाती है। उन्हें मानना पड़ता है, वो वापस आ गया है। लड़ाई के बाद का सीन हेडमास्टर के ऑफिस में, वो बहुत जरूरी है। हाँ, डंबलडोर आखिरकार हैरी को सब बताते हैं। वो भविष्यवाणी, दोनों में से कोई जिंदा नहीं रह सकता, जबकि दूसरा जिंदा है। मतलब अंत में या तो हैरी वोल्डेमॉर्ट को मारेगा या वोल्डेमॉर्ट हैरी को। सारा बोझ अब हैरी पर। लेकिन इससे भी ज्यादा डंबलडोर अपनी गलतियां मानते हैं। वो कहते हैं कि हैरी के लिए उनका प्यार, उसे बचाने की इच्छा उनकी कमजोरी बन गई। इसी डर से उन्होंने हैरी को दूर रखा, सच छुपाया, और ये बुरी तरह फेल हुआ। कीमत सीरियस की जान। ये दुनिया के सबसे ताकतवर जादूगर का पछतावा का पल है। वो दिखाते हैं कि वो भी इंसान है, उनसे भी गलतियां होती हैं। डंबलडोर के इस कबूलनामे से हैरी का महीनों का गुस्सा और कंफ्यूजन जैसे धुल जाता है। उसे एक तरह का कैथारसिस मिलता है। हाँ, उसका दुख, उसका अकेलापन वैलिडेट होता है। वो समझ पाता है कि डंबलडोर ने क्यों किया। भले ही तरीका गलत था, उनके बीच एक नई समझ बनती है, पर भारी कीमत पर। तो ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स किसी जीत के साथ खत्म नहीं होती। ये एक शांत, दिल दुखाने वाली समझ के साथ खत्म होती है। जादुई दुनिया अब खुले युद्ध में है। हैरी ने अपना गॉडफादर खोया, अपनी मासूमियत खोई, वो आसान ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया खोई, लेकिन उसने कुछ पाया भी है। दोस्तों के साथ एक गहरा बंधन और एक ज्यादा गंभीर मकसद। वो अब सिर्फ वो लड़का जो बच गया नहीं है, वो शायद अब वो इंसान बनने की राह पर है जिसे लड़ना ही होगा। बिल्कुल, ये किताब हमें बहुत कुछ सिखाती है कि कैसे संस्थाएं और लोग दबाव में रिएक्ट करते हैं। खासकर वो ब्यूरोक्रेटिक बुराई, कैसे नियम कायदे भी जुल्म का जरिया बन सकते हैं।
और ये सत्ता पर सवाल उठाने की जरूरत पर जोर देती है। ये किताब वाकई एक बच्चों की फैंटेसी सीरीज को युद्ध की कीमत, पावर की असलियत और निराशा में उम्मीद बनाए रखने के बारे में एक मैच्योर कहानी में बदल देती है। और ये सोचने पर मजबूर करती है कि सच को दबाने की कोशिशें कितनी दूर तक जा सकती हैं और कितनी खतरनाक हो सकती हैं। और जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए। इस किताब में हमने देखा कि कैसे जादू मंत्रालय ने सच को दबाया, एक असुविधाजनक सच्चाई से मुंह मोड़ा। आज की दुनिया में क्या हमें जानकारी को कंट्रोल करने, प्रोपेगेंडा फैलाने या उन सच्चाइयों को अनदेखा करने के ऐसे ही तरीके नजर आते हैं जिनसे निपटना मुश्किल लगता है? ये कहाँ कहाँ हो सकता है, राजनीति में, मीडिया में, या शायद हमारे अपने आसपास भी। सोचने वाली बात है।